नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। 14 तारीख को पहला शाही स्नान होगा और उसी के साथ महाकुंभ से पहले तमाम ऐसी बातें कट्टरपंथियों की तरफ से आ रही हैं। तमाम ऐसी चीजें पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। लेकिन महाकुंभ को लेकर चर्चा एक तब और उठ गई जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महाकुंभ के उस 55 बीघे की जमीन पे बता दिया कि वो वक्फ की जमीन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कुछ भी रोका टोकी नहीं की, तो साधु संतों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और मुस्लिमों को कुंभ में एंट्री दे देनी चाहिए। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ गया कि क्या महाकुंभ में वक्फ की जमीन है, क्या वक्फ की जमीन पर कुंभ का आयोजन हो रहा है? ऐसे तमाम काफी सारे सवाल हैं। हालांकि इस पर कई सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी, कई अलग अलग संगठनों के लोगों ने इस दावे को खारिज किया और खुद वक्फ के अध्यक्ष ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है। तो महाकुंभ में जो जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कुंभ से पहले, ये क्या माहौल है? और उसी के साथ पहले तो बिना बुलाए मेहमान, अब ऊपर से कर रहे हैं बेतुका ऐलान। इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता विशाल तलवार हमारे साथ रहेंगे, दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ रहेंगे, उर्दू टीम के हमारे एचओडी खालिद रजा साहब हमारे साथ रहेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। विशाल, पहले तो उनकी तरफ से जो दावा किया गया है वो बताइए, और इस पर अभी तक क्या अपडेट है? कुंभ मेले का जो क्षेत्र है वो 54 बीघा के करीब है। 54 बीघा के क्षेत्र में कुंभ मेले को विस्तार दिया गया है, जहाँ पे विभिन्न संस्थाएं और अखाड़ों का यहाँ पे सृजन किया गया है। ठीक है। मौलाना साउदी रिजवी साहब का ये कहना था कि साहब ये जमीन जो है नजूल लैंड नहीं है, ना ही एक कैंट की लैंड है। कैंटोनमेंट एरिया में बेसिकली ये पड़ता है कुंभ का क्षेत्र। पर ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की है, ऐसा कहना जो कि प्रशासनिक अधिकारियों का बिना कैमरे के सामने आए कहना, उनका ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। और ये एक तरह से एक नई साजिश या किसी और मनगढ़ंत तरीके से इस चीज को कुंभ मेले के प्रथम स्थान के पहले कहा गया है, क्योंकि किसी भी अभिलेख में ये नहीं दिया गया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। इस जमीन का पूरा अधिकार, इस क्षेत्रफल का पूरा अधिकार कैंट के पास, डिफेंस आर्मी डिफेंस के पास रिजर्व है। और प्रशासन, मेला प्रशासन को भी अगर यहाँ पे कुछ करना होता है तो बिना थल सेना की परमिशन के बिना ये लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते इस जमीन पे। तो ये जो भी आरोप लगाया गया कि कुंभ मेला वक्फ प्रॉपर्टी पे हुआ है, इसका कोई इनके पास लिखित प्रमाण या ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है। खालिद सर, आपके पास आ रहा हूं मैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका तो प्रॉपर एक मानक है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी का दावा कोई भी मौलाना, कोई भी संगठन का व्यक्ति कहीं से भी कर देता है क्या? कैसे पहचानी वक्फ की संपत्तियां जहां भी जैसे हैं वो कैसे? उसका तो पैरामीटर है ना, अभिलेख है उसके, तो सारी चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। वो वक्फ की प्रॉपर्टी अगर है तो वक्फ की उनके पास क्या पेपर हैं, क्या सबूत हैं, बगैर ऐसे बिना सर पैर की बात कह देना। ये कुंभ मेला पहली बार वहां हो नहीं रहा है उस स्थान पर। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार जी, आवाज आ रही है खालिद सर आपको? चलिए, नेटवर्क एरर है, आप आएंगे वापस? जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आवाज आ रही है। जी रखिए सर, अपनी बात रखिए। मैं ये बोल रहा था कि ये इससे पहले कुंभ मेला वहां पहले भी होता रहा है, उसी स्थान पर होता रहा है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान जब की निगरानी में भी कुंभ मेला हुआ, तब आजम खान प्रभारी थे वो उस वक्त, उस मेले के। ने ऐसे सवाल नहीं उठाए और उन्होंने बढ़ चढ़कर पूरे कुंभ मेला का तो उस समय ये बात नहीं उठी। ये कुछ अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो
खालिद सर के नेटवर्क में रह रहे हैं, इसको आएंगे सर आपके वापस। अजीत सर, जी अजीत सर, जिसका जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। हर जगह वक्फ के दावे, वक्फ की संपत्ति के दावे। बीते दिनों एक प्रॉपर कानून भी बनाया गया, संसद में उसकी चर्चा चली तो उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अब जिसका डर था वही लग रहा है। एक तो बिना बुलाए मेहमान की तरह उसमें एंट्री और ऊपर से अब अलग अलग दावे। देखिए उज्ज्वल, जहाँ तक कुंभ मेले की बात करें तो इसका इतिहास हम देखते हैं कि बहुत पुराना इतिहास है। और जब देश में गुप्ता पीरियड चल रहा था, गुप्त साम्राज्य का शासन था, और उस समय भी इसका इतिहास में उल्लेख मिलता है। और जो राजा थे हर्षवर्धन, वो कुंभ में जब जब भी आयोजित होता था ये, तब वो 1 महीने कैंप करते थे यहाँ पे। तो ये हजारों साल पुराना इस मेले का इतिहास है। और अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की बात करें तो ये कहा जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद जो है तो अमृत की जो बूंदें थी वो यहाँ पे गिरी थी 4 जगह, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अब ये इस बीच में इस तरह से दावे करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो गंगा यमुना का जो पूरा कछारी इलाका है जिस पे मेला लगता है, अब की तो बहुत लंबा मेला लगा है, 600 हेक्टेयर क्षेत्र में लगा है। तो यहाँ पर किसी भी आप कहें तो ये सिर्फ नदियों का कछार कहा जाता था, और ये किसी की जमीन नहीं है। ये नदी का अपना जो रिवर बैंक होता है, रिवर बेड होता है, ये होता है, और उसी पे मेला लगता आया। मैं खुद इलाहाबाद से हूँ, और मैंने 2013 का कुंभ भी देखा, 2001 का भी देखा, 1989 का, उस समय मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो तब जाते थे। तो 4 कुंभ तो मैं खुद ही उसका गवाह रहा हूँ। तो ये अच्छी बात नहीं है कि किसी तरह से खास करके उस समय जब मेला लगभग शुरू हो चुका है। 13 तारीख को पहला शाही स्नान है, 14 तारीख को दूसरा शाही स्नान है। सारे संत समाज के लोग पहुंच चुके हैं वहां पर, और इस तरह से कंट्रोवर्सी कोई भी अगर कहता है तो वो एक बिल्कुल भी सही नहीं मान ठहराया जा सकता। इसका इतिहास बहुत पुराना है, और इसमें सहयोग करना चाहिए, वो चाहे किसी भी माइनॉरिटीज हों या किसी भी अन्य धर्म के लोग हों, इसमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा धार्मिक आयोजन कहीं होता नहीं है। जो कुंभ मेला है ये, इससे बड़ा पूरी दुनिया में कोई आयोजन होता नहीं। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा, इस प्लेनेट का, इस संसार का, इस दुनिया का ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और इसमें इलाहाबाद के लोगों की अगर बात करें तो इलाहाबाद के लोग जब कुंभ मेला लगता है तो वो बड़ा दान पुण्य करते हैं। यानी बाहर के जो लोग आते हैं तो उनके लिए, चाहे वो खाना बना के, चाहे वो अपने घर में वो टिकवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं उनके लिए, और जो लोग रुकते हैं उनसे कोई पैसे वैसे नहीं लेते। तो ये एक ऐसी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, और एक पूरा देश इसके लिए तैयार है। इस बार 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। तो ऐसे में इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी अजीत करना, सर, एक अभी मैं हाँ। खालिद सर से जवाब मांग रहा था, शायद उनके नेटवर्क में एरर है। वक्फ की संपत्ति का दावा कैसे किया है? कहीं भी संपत्ति निकल आती है, कुछ पैरामीटर होगा ना उसका? देखिए उनका एक बोलिए तो एक संविधान जो हम कहते हैं, जैसे कोई ट्रस्ट होता है तो उसका एक अपना मेमोरेंडम होता है। उसी तरह वक्फ बोर्ड का भी एक मेमोरेंडम होता है, और उसी के अनुसार वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। जैसे दिल्ली में बहुत सारी, ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो वक्फ के अंदर आती हैं। और दिल्ली में अभी आपने देखा कि जिस तरह से इमामों को जो सैलरी मिलती थी, फिलहाल 1.5 साल से नहीं मिली है, तो वो वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जाती थी। यानी सोर्स ऑफ इनकम जो है, वक्फ की प्रॉपर्टी से जो पैसा आता था उनको दिया जाता था। तो उनका एक मेमोरेंडम होता है, उससे आइडेंटिफाई करते हैं, और इस तरह से कह देना कि किसी भी जमीन को, किसी भी चीज को कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये और खासकर एक ऐसे आयोजन के पहले बिल्कुल भी इसे सही नहीं माना जा सकता। और चाहिए उन सभी लोगों को, मैं सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं करता हूँ, जितने भी लोग हैं सभी को चाहिए। और वहां पे करते हैं इलाहाबाद, आप विशाल से पूछिए, इलाहाबाद के हैं, बहुत सारे मुस्लिम मदद करते हैं, वो खाना खिलाते हैं, लोगों को चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जो कुंभ मेला में लोग आए होते हैं, सबके लिए करते हैं।
तो ऐसे में ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे बिल्कुल भी इसको पूरी तरह से नकार देना चाहिए। हाँ विशाल, आपको ये नहीं लग रहा, जो प्रथम तौर चीजें समझ में आ रही है, वो ये नहीं लग रहा कि सिर्फ एंट्री को लेकर के ये बेतुकी बयानबाजियां हैं, जिससे वो अंदर आ पाए, जो संतों ने ऐलान किया है उस ऐलान का काट निकाल पाए, और इस तरीके से कह देना तो लोगों में एक मैसेज जाए कि भाई अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है, थोड़ा डाउन हो, ये सारी चीजें लेकर के। देखिए उज्ज्वल जी, पहले वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है। हम्म वक्फ बोर्ड का गठन 1995 में हुआ, वक्फ एक्ट का 1995 हम्म में। पूरे हम्म देश में 8,72,351 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हम्म 9,40,000 एकड़ में बसी हुई हैं। मतलब इनका क्षेत्रफल पूरे भारत में अगर वक्फ हाँ प्रॉपर्टी का देखा जाए तो 9,40,000 एकड़ है। और 8,72,351 संस्थान मतलब प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए कुछ सेक्शंस बनाए गए, जिनका वक्फ एक्ट निकाला गया 1995 में, और ये ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज उससे गवर्नड है। बेसिकली जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए काउंसलर्स को नियुक्त किया जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जिसकी संस्तुति जिलाधिकारी, जिस जिले का जिलाधिकारी होगा वो देगा। 2001 से तो मैं भी कुंभ मेला कवर कर रहा हूँ, कभी आज तक ये बात ही नहीं हुई कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या मेला एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी यहाँ पे निर्माण कराना होता है तो वो आर्मी से परमिशन लेती है। ये जो भी लैंड है आर्मी के गवर्नड है। मनकामेश्वर मंदिर हुआ, पूरा किला हुआ, इसको आर्मी गवर्न करती है। सो ऑल द नेसेसरी परमिशन हैज बीन टू गिवन बाय द आर्मी ऑफिसर्स। वक्फ का तो कभी वहां पे जिक्र ही नहीं हुआ। और जैसे अजीत जी अभी कह रहे थे, एकदम सही है, पूरे रास्ते लोग अपना नहान के दिन खाना रोड पे बना के सबको खिलाते हैं, और ये कहा जाता है कि कोई यहाँ से भूखा नहीं लौटता, चाहे 10 करोड़ आ जाए चाहे 20 करोड़ आ जाए। कास्ट क्रीड कोई सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे फॉलो होता है। मौनी अमावस्या में तो आप अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा रोड के दोनों तरफ जो भी घर हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब वहां पे श्रद्धालु को खाना खिलाना, पानी पिलाना, दवाई देना, कंबल बांटना, पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात भंडारे चलते हैं। एक एक चीप पब्लिसिटी के लिए, एक घृणित मानसिकता के चलते इस तरह का बयान देना मुझे नहीं लगता कि बहुत इसका कोई औचित्य है। सिर्फ अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के और बिना किसी कागज के। साधु संतों में भी बहुत ये रोष है। ये बातें की जा रही है। एक चीज मुझे और समझ, ये पूरा जो कुंभ का क्षेत्र है, जो 55 बीघा की मौलाना कह रहे हैं, वो 55 बीघा पूरा वक्फ की जमीन है, और आप बता रहे हो 56 बीघा के आसपास इस मेले का आयोजन हो रहा है। जी। और आज से नहीं हो रहा है, अजीत जी बता रहे सम्राट हर्षवर्धन के वक्त से हो रहा है, तब और बड़ी एरिया में हुआ करता होगा। जी। तो इस बात को बोल देना, इसकी तरफ से प्रशासन की ओर से भी कुछ खंडन आया है, प्रशासन तक भी ये बात पहुंची है? प्रशासन, देखिए प्रशासन इस टाइम पूरी तरीके से मेला कराने में कटिबद्ध है। मीटिंग्स आना, अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी का इलाहाबाद का दौरा लगा हुआ है, कल वो आएंगे। मेरे ख्याल से हफ्ते में 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी तो मतलब इतने समर्पित है इस मेले के लिए कि वो कल वो फिर इलाहाबाद में, कल पूरा फिर दौरा करेंगे मेला क्षेत्र का। तो अभी तो अधिकारियों के पास कोई इस तरह का कोई ना टॉपिक है, ना कोई चैप्टर है, ना वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ऐसा अगर कुछ होता है इनके मौलाना जी के पास तो हाईकोर्ट क्यों नहीं चले गए? पीक डेज के टाइम में इन्होंने अपनी चीफ पब्लिसिटी के लिए इसको क्यों किया? इलाहाबाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है। अजीत जी, ये आपको नहीं लग रहा चीजें भड़काने की एक कोशिश है? अब इससे आप समझिए, मुस्लिम समाज के लोग हैं, मौलाना की बात को अगर सही मान ले तो उनके अंदर बैठ जाएगा कि ये तो वक्फ की जमीन पर सारे आयोजन हो रहे हैं, शामियाना तंबू जो लग रहे हैं वो तो वक्फ की जमीन पर लग रहे हैं। देखिए अगर वक्फ की जमीन है ऐसे तो लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बयान दे भी कैसे देते हैं? देखिए ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इस पे क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी किस वक्फ के तहत है कि या रिवर बेड है गंगा यमुना का, ये तय कौन करता है? ये तय करता है प्रशासन। अगर कोई डिस्प्यूट माना जाता है तो फिर आपके पास एक मौका है, संविधान ने आपको मौका दिया है कि आप अदालत जाएं।
और इलाहाबाद में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जैसा कि विशाल ने बताया। हाई कोर्ट में आप दाखिल कीजिए, अपना भी कोई विवादित जमीन है या उस पे क्लेम कीजिए। और जैसा कि हमने देखा कि देश का जो सबसे बड़ा विवाद हम मानते हैं कि अयोध्या विवाद था, और इसके चलते पूरे देश में नफरत की कितनी मतलब किस तरह का माहौल बना, और 92 से नहीं उसके पहले से तो वो विवाद भी कैसे सुलझा? सुप्रीम कोर्ट में सुलझा, अदालत में सुलझा। पहले वो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया, उसके बाद जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो यदि कोई विवादित जगह है, तो उसकी पहचान या तो प्रशासन कराएगा, वो सब डिसाइड करेगा कि आखिर वक्फ बोर्ड की है या फिर एडीए के अंदर आती है, प्रयागराज का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके तहत आती है, रिवर बेड है, सिंचाई विभाग की जमीन है। और यदि वहाँ नहीं, अगर आपको जो है न्याय मिलता है, तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पर डालिए ना। इस तरह से बयानबाजी करना, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के लोग, आप देखिए, हम वहां से देखते हैं कि किस तरह से की तस्वीरें हमारे सब प्रयागराज ब्यूरो के लोग भेज रहे हैं। विदेशी कितने सैलानी आए हैं, और उनको इतना अच्छा लग बिल्कुल रहा है कि ये ऐसा आयोजन तो पूरी दुनिया में होता नहीं है, कि सब सारे नागा साधु साधु जितने भी हैं पूरे देश के, उनकी पेशवाई होती है, उनकी यात्रा निकलती है, उसको देखने के लिए करोड़ों लोग सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, और सुबह-सुबह से उनका स्नान चालू हो जाता है। तो ये तो बहुत एक ऐसा मौका है, बड़ा बोलते हैं कि देख लेने भर से ही काफ़ी पुण्य मिल जाते हैं। तो ऐसे समय में जब एक भाई बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज इस देश में, और उसका एक सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया में इससे बड़ा धार्मिक आयोजन, मैंने पहले ही कहा, इससे बड़ा धार्मिक आयोजन पूरी इस पृथ्वी पर नहीं होता है। नहीं और होता उसमें उसके ठीक शुरू होने से पहले इस तरह का बयान देना, विवादित टिप्पणी करना, और एक तरह से नफरत का बीज बोने का प्रयास करना, बिल्कुल ये बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों का दावा दावा विवाद का ही इरादा है इनका, जो कि ध्यान नहीं देना चाहिए जनता को। विशाल जी, चलते चलते एक बार आज की अपडेट कुंभ की दे दीजिए, क्या कुछ है। और कल चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, वो लगातार इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उनके दौरे को लेकर के क्या अपडेट है, और आज कुंभ में क्या कुछ तैयारियां, आज का क्या अपडेट है। आज बेसिकली सिक्योरिटी को लेके प्रशासन बहुत गंभीर रहा। कई कई जगह हम्म नए चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स का यहाँ पे गठन कर दिया गया है, हम्म स्नाइपर्स लगाए गए हैं। और कई जगह पे अब कोई भी गाड़ी जो मेला क्षेत्र में आ रही है, वो बिना चेकिंग के मेला क्षेत्र में नहीं आ रही है। और जो भी गाड़ी मेला क्षेत्र में एंटर करती है, उसका प्रॉपर नंबर, वेरिफिकेशन, नाम, मोबाइल नंबर हर चेक पॉइंट पे किया जा रहा है। इसी के साथ साथ पूरे शहर में इन्होंने बैरिकेटिंग कर दी है, और पूरी हर जगह बाहर से आने वाली गाड़ी की चेकिंग की जाती है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और जो संदिग्ध गाड़ी, उनको डिटेन करके पहले चेक किया जा रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं, लोकल इलाहाबाद अटेंड करने आ रहे हैं या कुंभ मेला क्षेत्र अटेंड करने आ रहे हैं। संस्थाओं को अच्छा दोबारा बता दिया गया है कि साहब, आपके ट्रेन में कोई भी रुकेगा पूरे विश्व से, उसकी हमको रिपोर्ट चाहिए, चाहे वो प्रयागराज का निवासी हो, और चाहे उसका आधार कार्ड की कॉपी हो, प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे। और जो विदेशी इसमें सैलानी आ एक रहे हैं, उनके लिए कुछ उज्ज्वल अलग से एक विशेष अपडेट व्यवस्था है मैं क्या। देता हूँ। विदेशी जी उज्ज्वल एक जी सैलानियों अपडेट के लिए देता कुछ हूँ। देखिए, जी योगी आदित्यनाथ जी आज दिल्ली में हैं, और 4 बजे वो हम्म गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे मंत्रालय, अपनी पूरी टीम के साथ, जो उनकी हम्म पूरी टीम है। और वैसे हम्म तो 3 आपराधिक कानून जो उत्तर प्रदेश में लागू हुए हैं, उनके बारे में रिव्यू मीटिंग थी। लेकिन कुंभ मेला की भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी उस बैठक में जानकारी देंगे, और केंद्र सरकार भी किस तरह से सहयोग करेगी, ये भी जानकारी गृह मंत्री की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी टीम को दी जाएगी, कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सजग है, कितनी हम्म प्रिपेयर है, बल्कि केंद्र सरकार भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, कि किस तरह से कुंभ मेला को एक बहुत अच्छा आयोजन, इसे किस तरह से सफल आयोजन बनाया जा सके, जिससे लोगों को हम्म कोई दिक्कत ना हो। और 40 करोड़ लोगों का जो टारगेट है उत्तर प्रदेश सरकार का, हम्म उनको उम्मीद है कि 40 करोड़ लोग इस बार कुंभ मेले में आएंगे। तो 40 करोड़ तो अमेरिका की पॉपुलेशन भी नहीं है, इतने ज्यादा लोग आएंगे। तो इस तरह से अगर लोग आते हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए
बहुत बिल्कुल आप बड़ी बात होगी उनके और आप लिए। पहले ही बता चुके हैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयोजन बिल्कुल, कुंभ होने वाला है, जहां सबसे बड़ा सिर्फ इस धार्मिक देश के आयोजन, ही नहीं, सबसे बड़ा हाँ सब धार्मिक आयोजन। धार्मिक आयोजन इस देश के ही नहीं जी। विदेशों से लोग आ रहे हैं। तो वही मैं विशाल जी से पूछ रहा था कि विदेशी सैलानियों के लिए कुछ अलग सी व्यवस्था की गई है? विदेशी सैलानियों के अरेल घाट में एक अच्छी व्यवस्था की गई है और हाई सिक्योरिटी सेल बनाए गए हैं। जैसे कि मेरी एसएसपी कुंभ मेला से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि अभी फोर्स जितनी आ चुकी है, इससे 2 गुना मानक में भी फोर्स और आएगी और सजग, सहज और एक अच्छे तरीके से कुंभ मेला उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति, एक श्रद्धालु जो आए वो यहाँ से खुश होकर लौटे, जिसके लिए स्पेशल तो क्लासेस भी सहर्ष दी भी जोड़ गई देते हैं, सहर्ष भी। जी जी। ठीक है विशाल, ठीक है, आप इस पर पूरी नजर बनाए रखिएगा। अजीत जी आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के कुंभ में जो मौलाना की तरफ से दावा किया गया है उससे यही लग रहा है कि विवाद का उनका इरादा है, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तो तैयारियां हैं। लोगों को भी जागरूक रहना होगा इस आयोजन को लेकर के, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो। किसी भी तरीके की कोई भी बयानों को इतना सीरियस मत लीजिए अनटिल और अनलेस उनके दावों में आपको कोई खोट दिखाई दे रही हो। तब तक दावा सच है तो उस पर एक सजगता के साथ आप अपना फैसला लीजिए और अपने विवेक के आधार पर वो फैसला लीजिए। तो कुंभ की तैयारियां लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। महाकुंभ का भव्य आयोजन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है और इसमें नागरिकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को सजगता के साथ अदा करते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कुंभ की अपडेट आपको लगातार चैनल पर मिलती रहेगी। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।